सभी का 12th फिजिक्स के दूसरे अध्याय के लेक्चर नंबर 2 में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस का प्रमेय। अब यहाँ पर हम इस गॉसेस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इन्होंने अपने प्रमेय में बताया क्या। उसके बाद में इस चीज को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद में इनके प्रमेय द्वारा जो हमको सूत्र मिलेगा उसकी उपपत्ति कैसे होगी उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि गॉस ने अपने प्रमेय में बताया क्या। दोस्तों इन्होंने अपने नियम में बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर उपलब्ध आवेश के 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या है, इस चीज को चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र ले लें, विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं, तो यहाँ पर इस चीज को हमने विद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित कर दिया। अब ये जो यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में हम एक काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पर ले लेंगे और मान लेते हैं कि इस काल्पनिक पृष्ठ पर जो आवेश का मान है वो हमारा यहाँ पर Q है। अब चूंकि यहाँ पर एक शब्द आया है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं इसको यहाँ पर हम शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों ये जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन्हीं बल रेखाओं की संख्या की माप विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहां पर हमने विद्युत फ्लक्स को जान लिया। अब यहां पर इन्होंने अपने नियम में बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर उपलब्ध आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो यहां पर जो आवेश है वो क्या है, Q है, और Q का 1/ε0 करा जाएगा तो क्या मिल जाएगा, फाई इजिकल टू Q/ε0, अर्थात विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। तो गॉस ने अपने प्रमेय में जो बताया उसके माध्यम से जो सूत्र मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाई इजिकल टू Q/ε0। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स को जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर जो हमको फाई का मान मिला था वो क्या मिला था, फाई इजिकल टू ES cos थीटा। जब हम विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमको एक सूत्र मिला था, वो मिला था फाई इजिकल टू ES cos थीटा, और यहां पर फाई का मान हमको कुछ दूसरा मिला Q/ε0। तो कुल मिलाकर अगर हम इस वैल्यू को देखें तो फाई का मान बराबर हो जाएगा ES cos थीटा बराबर Q/ε0, यानी कि यहां पर फाई बराबर इतना और यहां पर फाई बराबर इतना, तो दोनों मान यहां पर बराबर हो जाएंगे। अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं फाई इजिकल टू ES cos थीटा बराबर Q/ε0। तो इतनी चीज तो यहां पर हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं सूत्र की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि जो गॉस के प्रमेय से ये वाला सूत्र मिला, ये सूत्र कैसे आया इस चीज के बारे में यहां पर हम जानते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर कुछ माना है उसको जानते हैं। दोस्तों यहां पर हमने लिखा है, माना एक बिंदु आवेश Q एक पृष्ठ के भीतर O बिंदु पर स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल ds लेने पर। अब इस चीज को हमने लिख दिया, अब इस चीज को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले तो यहां पर एक हमने काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया ये, और इस काल्पनिक पृष्ठ के मध्य में बीच में यहां पर आप देख सकते हैं, माना एक बिंदु आवेश Q एक पृष्ठ के भीतर, यानी कि ये जो हमारा पूरा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के भीतर एक बिंदु क्या स्थित है, O स्थित है यहां पर, और इस O बिंदु पर एक आवेश Q रखा हुआ है। अब इस Q आवेश से, ये जो हमारा भीतर रखा हुआ Q आवेश है, इस Q आवेश से R दूरी पर यहां पर बाहर की ओर एक बिंदु P स्थित है, और इस P के चारों ओर हम एक लघु क्षेत्रफल ले लेते हैं। लघु क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि ये जो पृष्ठ है, इसी पृष्ठ में एक छोटा सा भाग यहां पर ले लेंगे, यही हमारा होगा लघु क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या हुआ, बात यहां पर समझिए कि कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के बीच में या भीतर एक बिंदु O है,
O पर आवेश की जो मात्रा है वो Q है और Q से R दूरी पर एक बिंदु P है और इस P बिंदु के चारों ओर अब हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं और ये जो क्षेत्रफल है इसका मान हम मान लेते हैं ds हो जाता है और इस पूरे का क्षेत्रफल जो है वो यस है। पहले यहाँ पर हम ये चीज बदल लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा पृष्ठ है इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमारा यस है और जब हम यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो इस छोटे से क्षेत्रफल का जो यहाँ पर मान होगा वो हम मान लेंगे ds है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से गुजर रही है। यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र को दर्शाया नहीं है, जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है वो कुछ जैसे यहाँ पर इस प्रकार से था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। अब चूंकि जब हम आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बता रहे थे तो वहां पर जब हम कोई एक पृष्ठ लेते थे तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होता था वो इस पृष्ठ के लंबवत होता था, यानी कि इसका जो सदिश होगा वो क्या होगा ds कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके लंबवत होगा और यहीं पर कोई वस्तु अगर इस प्रकार से रखी है तो इसका लंबवत सदिश कहाँ होगा ऊपर की ओर होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये पृष्ठ कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है और यहाँ पर जो हमने छोटा सा अवयव काटा है वो कुछ इस प्रकार से टेढ़ा काटा है, यानी कि ये जो पृष्ठ काटा है ये कुछ इस प्रकार से काटा है तो इसका जो लंबवत भाग होगा वो क्या होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा हमारा ds जो होगा ये ds कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब एक चीज यहाँ पर और देखें कि ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है और ये जो हमारा क्षेत्रफल सदिश ds का डायरेक्शन है इनके बीच में यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम इस O बिंदु से इस लघु अवयव के ऊपरी छोर से और इस जो हमारा O बिंदु है इस O बिंदु से हम इस लघु अवयव के नीचे वाले छोर पर मिला दें तो इसके बीच में एक घनकोण बनेगा और ये घनकोण हमारा मान लेते हैं d ओमेगा है। तो ये हमारा जो चित्र है चित्र के बारे में हमने जान लिया। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि अगर कोई बिंदु O पर एक आवेश Q है तो इस Q के कारण इस P बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना हो तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बता रखा है कि जो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r²। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बिंदु P है O है और O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख दिया कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r², क्योंकि इस चीज को हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r² और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान हमको मिल गया और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इतनी बात कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या है कि चित्र में विद्युत क्षेत्र E, क्षेत्रफल सदिश ds तथा इनके बीच का कोण थीटा है। मतलब आप समझिए कि ये जो हमारा आवेश है वो क्या है Q है। उसके बाद में यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है हमारा वो क्या है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो क्या है यहाँ पर E है। उसके बाद में यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो ds है और उसके बाद में यहाँ पर जो इसके बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो हमने जब आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था उसमें हमें सूत्र क्या मिला था, फाई इक्वल टू E S cos थीटा। इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तो उसमें जो फाई का मान मिला था वो क्या मिला था, फाई इक्वल टू E S cos थीटा। तो कुल मिलाकर जब यहाँ पर थीटा का मान हमको मिल गया, E का मान हमको मिल गया, उसके बाद में यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है उसका मान यहाँ पर यस मिल गया, तो कुल मिलाकर यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू E ds cos थीटा। अब यहाँ पर E S cos थीटा था, यहाँ पर E ds क्यों हो गया इसको जानते हैं। ds यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने एक छोटा सा अवयव लेकर बात किया है। हमने इस पूरे वाले पर अगर बात किया होता तो पूरे का जो क्षेत्रफल था वो यस होता, तो यहाँ पर यस हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने एक छोटे से लघु भाग की बात की है तो इसका क्षेत्रफल ds है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ds हो गया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया।
इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर क्या लिखा है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या है कि ये ई का मान है ना, तो और ई का मान हमको ऊपर मिल चुका है इस समीकरण नंबर फर्स्ट में। ई का मान क्या मिला है 1/4 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ई के स्थान पर हम लिख देंगे 1/4 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर यहां पर हम लिख दिए नीचे समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में ई का मान रखने पर, अर्थात इस ई के स्थान पर इस मान को रखने पर, तो कुल मिलाकर हमको क्या मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। ds cos थीटा क्यों हो गया, क्योंकि ये ds cos थीटा यहां पर उतर गया और e के स्थान पर ये इतना मान हमारा यहां से आ गया। ये इतनी बात यहां पर हमको कंप्लीट हो गई। अब इसी चीज को यहां पर थोड़ा हम अपडेट कर कर लिखते हैं। तो यहां पर फाई इज इक्वल टू ये q यहां पर लाएंगे तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद में ये जो ds cos थीटा है इसको ऊपर कर लेंगे तो ds cos थीटा अपान r स्क्वायर हो गया। इतनी चीज यहां पर हमको मिल चुकी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर है, इसका जो मान होता है वो d ओमेगा के बराबर होता है। यानी कि ये जो हमारा घनकोण है, घनकोण जो है, इस घनकोण का जो मान होता है वो होता है ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर। चूंकि ये आपकी बार आपके सिलेबस में हमको देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसके पहले आपके सिलेबस में था। तो यहाँ पर d ओमेगा बराबर होता है ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर ये जो हमारा ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर है, इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, d ओमेगा। और ये जो d ओमेगा है ये क्या है, घन कोण है। घन कोण का मतलब समझ लीजिए कि जैसे क्या है, एक शंकु के आकार की एक आकृति इस प्रकार से हो। शंकु के आकार का मतलब समझिए कि जब आप बर्थडे में अपने जब कोई एक हैट लाते हैं, टोपी लाते हैं, तो वो किस प्रकार से होता है, वो कुछ इस आकृति का होता है। तो इसके बीच का जो ये कोण बनता है यही आपका घनकोण कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो d ओमेगा है ये आपका घनकोण है, और इस d ओमेगा का जो मान होता है वो होता है ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर। तो इस ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर के स्थान पर हम d ओमेगा रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर फाई इक्वल टू हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d ओमेगा। इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक चीज विशेष ध्यान दो, यहां पर जो फाई का मान मिला q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d ओमेगा, ये केवल इस छोटे से भाग, यानी कि ये जो हमने लघु भाग लिया है, इस लघु भाग के लिए इस विद्युत फ्लक्स का मान है। यानी कि इस छोटे से भाग में से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसका मान ये हमको मिला है। अब अगर हमको इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इस छोटे से भाग के लिए जो हमको विद्युत फ्लक्स का मान मिला है उसका अगर हम क्लोज इंटीग्रेशन कर दें या क्लोज यहाँ पर समाकलन कर दें, तो यहाँ पर हमको इस पूरे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इस छोटे से भाग में जो हमें विद्युत फ्लक्स का मान मिला है उसका अगर हम समाकलन कर दें तो इस पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान मिल जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि लिखें, यहां पर हमने पूरे पृष्ठ S के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, तो यहां पर हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया। यानी फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया। और जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा d ओमेगा, यानी इंटीग्रल d ओमेगा बचेगा। तो एक चीज आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जब आप इसका यानी d ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो इसका मान आएगा 4 पाई। ये चीज आपको याद रख लेनी है कि यहां पर जब आप डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे या फिर आप समाकलन करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 4 पाई आएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 4 पाई। तो यहां पर हमने लिख दिया फाई E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। अब एक चीज आप देखें कि यहां पर भी 4 पाई है और यहां पर भी 4 पाई है, तो 4 पाई क्या हो गया, यहां पर कट हो गया। और कुल मिलाकर जो हमको मिला वो क्या मिला, फाई E, यहां पर ये फाई E इसके नीचे होगा, ये फाई E इसके
नीचे वो है, इसे ध्यान देना। यहाँ पर फाई ई इजिकल टू क्या मिल जाएगा हमारा, 4 पाई कट गया तो कुल मिलाकर बचा फाई ई इजिकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फाई ई इजिकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हमको मिला, और यहाँ पर क्या मिला था, फाई इजिकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ से जो हमारा सिद्ध हो गया कि जो विद्युत फ्लक्स है गॉस का, वो हमने सूत्र को यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा गॉस का प्रमेय। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।